नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो रिटन एग्जाम की हम बात करने वाले हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। और मेंस लेवल का एग्जाम है। एग्जाम का जो मोड होगा वो पेन पेपर मोड यानी कि सब्जेक्टिव मोड होगा, इसलिए टर्मिनोलॉजीज को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पे FSSAI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो डेफिनेशंस पूछी जाएंगी वो आपको लिखनी पड़ेंगी, खुद से सोच कर नहीं लिखना है कुछ भी। इसलिए टर्मिनोलॉजीज को ध्यान बहुत अच्छे से रखिए। और मैंने आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाने की काफी कोशिश भी की है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, बट नोट्स के साथ इसको समझिए। और सिलेबस वगैरह की जानकारी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दे रखी थी। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा। चलिए, अगर मैं बात करूं FSSAI की, तो फुल फॉर्म अगर इसकी बात करें तो F यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सबसे पहली बात तो ये कि इसका हिंदी में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसकी अगर स्थापना की बात करें, इसके फाउंडेशन की बात करें, तो ये FSS एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। आप इस एक्ट को ध्यान रखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पे चल के अभी हम काफी कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो 2006 FSS एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और चूंकि स्थापना क्यों की गई, जब FSS एक्ट हमारे पास था तब इसकी स्थापना क्यों की गई, मेन चीज ये थी कि ये एक्ट 7 एक्ट्स को अपने अंदर मिला के रखा था। बट जब हमें इंपोर्ट की आवश्यकता होती थी, सिक्योरिटी की आवश्यकता होती थी, कंट्रोलिंग और स्टोरेज की आवश्यकता होती थी, तो हमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संपर्क करना पड़ता था, जिससे टाइम भी लगता था और प्रोसेस भी लंबा होता था। तो इसलिए इन सब को अवॉइड करके जो केंद्रीय मंत्रालय है उसने एक ही मंत्री परिषद के अंतर्गत, एक ही मंत्रालय के अंतर्गत इन सब को रख दिया और नाम दे दिया FSSAI का। तो अब ये सारी चीजें, सारे जो रोल्स है, सारी जो फंक्शनिंग है वो FSSAI देखता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब मैं अगर इसके चेयरपर्सन की बात करूं तो अध्यक्ष जो है, चेयरपर्सन है, वो है रीता तेवटिया जी, और इसके जो CEO हैं वो हैं अरुण सिंघल। ये दोनों ही IAS ऑफिसर हैं। अब अगर मैं इसके रोल की बात करूं कि क्या है इसका रोल, तो देखिए एक बात समझ लीजिएगा। FSSAI इज, आप इसके टर्मिनोलॉजीज को ध्यान भी रखिएगा, मैं आपको समझा भी देता हूं क्या है ये। FSSAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग, यानी कि सुरक्षा और प्रमोशन इन दोनों से रिलेटेड है, किसके? पब्लिक हेल्थ के, थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी एंड फॉर्मिंग स्टैंडर्ड्स विद द कंट्रोलिंग ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मतलब समझिएगा इसका, यानी कि जो फूड पब्लिक तक पहुंच रहा है वो फूड सेफ है या नहीं है, सबसे पहली बात। तो उसका सुपरविजन करना, दूसरी चीज उसके लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना। और ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे, ये जो मानक होंगे, ये साइंटिफिक मानक होंगे, यानी कि ऐसे ही नहीं बना दिए गए होंगे, इनका एक साइंटिफिक प्रूफ होगा। दूसरी बात ये कि ये किन किन क्षेत्रों को कवर करेंगे पूरा अपने अंदर, तो ये स्टोरेज को कवर करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, ये इंपोर्ट को कवर करेंगे, ये सेल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे और कवर करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इनका मेन जो पर्पज है कि वो सेफ फूड जो है, वो सिक्योर एंड सेफ फूड, एक प्रॉपर डाइट के साथ वो पब्लिक तक पहुंचे। इस पूरी प्रोसेस का क्या करना है? सुपरविजन करना है। इसलिए FSSAI की स्थापना की गई इसी उद्देश्य से। और कई मंत्रालय के अंतर्गत ना जाने के कारण एक ही मंत्रालय के अंतर्गत ये सारा सुपरविजन हो, इसीलिए FSSAI एक आयोग की स्थापना की गई। चलिए, अब अगर बात करें इनके मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगर मैं इसके रीजनल ऑफिसेस की बात करूं तो 6 रीजनल ऑफिस हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई में। आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं DGM KCC से, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई। रिफरल लेबोरेटरीज के लैब्स की बात करूं तो वो है 14,
स्टेट एंड यूटी लैब्स की बात करूं तो वो है 72। एनएबीएल क्या होता है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इनकी जो संख्या है वो है 112। अब जब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं एफडब्ल्यूएस की, एफडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेशन था यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का जो एक्ट था, उसका फॉर्मेशन जो था वो फॉर्मेशन 23 अगस्त 2006 को हुआ था। यानी कि 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कर दिया था और 24 अगस्त 2006 को ये भारतीय राजपत्र में यानी गजट में ये पब्लिश हो गया था। तो सिग्नेचर हुआ था 23 अगस्त 2006 का और जो पब्लिशिंग हुई थी राजपत्र में गजट में वो हुई थी आपकी 24 अगस्त 2006 को। टैगलाइन की अगर मैं बात करूं तो इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। देखिए एफडब्ल्यूएसआई वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर अंबुमनी। ये डॉक्टर अंबुमनी हैं, अंबुमनी रामदास। ये केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री थे और 5 अगस्त 2011 को इनके द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 यानी कि एफडब्ल्यूएस एक्ट 2006 के अंतर्गत एफडब्ल्यूएसआई की स्थापना की गई। एफडब्ल्यूएसआई की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 22 मेंबर्स होते हैं। अब इनके फंक्शंस की बात करूं तो चलिए फंक्शंस के बारे में भी समझ लेते हैं। ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स यानी कि जो मानक होंगे वो वैज्ञानिक आधार पर होंगे फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड्स। टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर यानी निर्माण, स्टोरेज यानी कि उनका भंडारण, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ फूड। टू फैसिलिटेट सेफ्टी ऑफ फूड, मेन चीज यही है कि सेफ्टी ऑफ फूड यानी कि अगर हम फूड को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं तो क्या वो सेफ है, उसमें ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स मिले हुए हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए इश्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का सुपरविजन करता है एफडब्ल्यूएसआई। तो उसने अपने कुछ मानक, अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। एफएसएआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एफडब्ल्यूएस एक्ट 2006 यानी कि एफडब्ल्यूएस एक्ट 2006 की ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इज द प्राइमरी लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी लॉ क्या था, तो वो एफडब्ल्यूएस एक्ट 2006 ही था और इसकी स्थापना एफडब्ल्यूएसआई की स्थापना 2011 में हुई थी। फॉर्मर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे डॉक्टर अंबुमनी रामदास, उनके द्वारा। लेकिन हमारा जो प्राइमरी लॉ था फूड रेगुलेशन को लेकर, फूड प्रोडक्ट्स के रेगुलेशंस को लेकर, वो था एफडब्ल्यूएस एक्ट। तो एफडब्ल्यूएस एक्ट ने किया क्या, इसने क्या किया कि जो 7 पुराने अलग अलग लॉज बने थे उन सारे लॉज को कंबाइन करके अपने अंतर्गत ले लिया। यानी कि अगर मैं एफडब्ल्यूएस की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन है 7 डिफरेंट लॉज का। क्या है वो लॉज, चलिए देख लेते जरा। पहला है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा है फ्रूट्स प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955। तीसरा है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। चौथा है हमारा वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल एंड ऑर्डर 1947। पांचवा है एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग रेगुलेशंस ऑर्डर 1988। छठा है सॉल्वेंट्स एक्सट्रैक्टेड ऑयल डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर। सातवां है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर। अब मैं इनके डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो हालांकि ये बहुत काम की चीज नहीं है आपके, बट फिर भी जान लीजिए 11 डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास टोटल एफडब्ल्यूएसआई के अंतर्गत। इंपोर्ट डिवीजन, ईट राइट एक्ट इंडिया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन और एफएसएमएस यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, आरएआरडी यानी कि रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क डिवीजन, फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन आईईसी डिवीजन। उसके बाद हमारा कोडेक्स डिवीजन हो गया, रेगुलेशन एंड कोडेक्स डिवीजन जहां पे कोड वगैरह का डिफिनेशन होता है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड लैब डिवीजन, उसके बाद एचआर डिवीजन और फिर स्टैंडर्ड्स डिवीजन। ये 11 डिवीजन हैं, 11 डिपार्टमेंट्स हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं एफडब्ल्यूएस एक्ट 2006 की। तो देखिए क्या है ये एक्ट। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉज रेगुलेटिंग टू फूड यानी कि फूड से संबंधित जितने भी लॉज हैं उन सारे लॉज का एक कॉम्बिनेशन, वो क्या है, एफडब्ल्यूएस एक्ट 2006 है। अब इस लॉज की इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, टू एस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी। क्यों जरूरत पड़ी, फूड सेफ्टी के लिए।
एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि एक वैज्ञानिक आधार पर मानकों की स्थापना करने के लिए, जैसे कि एक मिल्क प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या मानक हो सकते हैं, इस तरह के सभी मानकों को एक साइंटिफिक बेस पर जो जिनकी एक कोडिंग फॉर्मेशन हुई, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, FSS एक्ट की एक अथॉरिटी की आवश्यकता पड़ी to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. Human consumption के लिए total secure and safe food, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, चाहे इंपोर्ट पे हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे सेल हो, इन सब का एक होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इनका सुपरविजन करना। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये रोल है, रोल ऑफ FSS। अब अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 12, जिसको 101 सेक्शंस में कवर किया गया है। तो धीरे धीरे इन सारे सेक्शंस को भी और चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। चलिए, अब मैं अगर FSSAI के रोल की बात करूं तो क्या है इसका रोल, ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स, मानकों का निर्धारण करना। दूसरा, टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन विद अ प्रॉपर डाइट। तो क्या क्या है, मैन्युफैक्चर, फिर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट, और इन सब का सुपरविजन क्यों, ताकि पब्लिक तक एक सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट, एक प्रॉपर डाइट पब्लिक तक पहुंचे, इस चीज का सुपरविजन करना। और इनके लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स का क्रिएशन करना जो कि साइंस बेस्ड होंगे, साइंटिफिक होंगे। चलिए, कुछ मैं यहाँ पे डेफिनेशंस की भी बात कर लेता हूँ, इनको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और एज इट इज ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे आएंगे तो आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे। आप इसमें कुछ सोच के अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। पहला है अडल्ट्रेंट। अडल्ट्रेंट क्या होता है, जिसको आप अपमिश्रा क्या मिलावट बोलते हो। क्यों मिलावट क्या होती है, एनी मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो फूड को क्या कर दे, या तो अनसेफ कर दे या फिर उसकी ब्रांड को बदल दे, मिसब्रांड कर दे, या फिर कंटेन्स एक्सटेनियस मैटर, यानी कि कुछ ऐसे मैटर्स जो घातक हो सकते हैं उनको ऐड करना। जैसे कि आपने कभी बार आइसक्रीम वगैरह खाई होगी, तो आइसक्रीम वगैरह में आप देखते होंगे कि सक्रिम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो सक्रिम क्या करता है, शुगर की जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो छोटा सा एक चुटकी डालने पे ही बहुत ज्यादा मीठा बना देता है उस आइसक्रीम को। तो ये अडल्ट्रेंट है। आपने देखा होगा कि जो तरबूज वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें शुगर बाहर से ऐड कर देते हैं और कुछ ऐसा केमिकल ऐड करते हैं जिससे वो लाल हो जाता है अंदर और काफी मीठा दिखता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये FSSAI की भी स्थापना की गई है। यानी अगर आप FSSAI के अंतर्गत इन सारी चीजों का सुपरविजन कराओगे तो आप पहले तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आप लाइसेंस लेते हो तो ये सारा सुपरविजन आपका ऑटोमेटिक होगा, और जो आप अडल्ट्रेंट ऐड कर रहे हो वो सारी चीजों का आपको वहां पे लिस्ट देना पड़ेगा। अगर वो अडल्ट्रेंट है तो वो FSSAI के द्वारा उसको मार्क करके उसको आपके प्रोडक्ट को मतलब पब्लिक तक नहीं पहुंचने से रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं अडल्ट्रेंट्स। तो क्या क्या अडल्ट्रेंट की डेफिनेशन जरा उसको समझ लीजिए। यानी कि एनी मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ, यानी कि फूड को अनसेफ कर देना। आपकी जो ब्रांडिंग है उस ब्रांडिंग को मिसलीड करना, यानी कि मिसब्रांड कर देना। कुछ ऐसा मैटर ऐड कर देना जो कि हानिकारक हो सकता है पीपल की हेल्थ के लिए, या फिर कुछ सब स्टैंडर्ड का, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड अपना प्रोडक्ट दिखाया है उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड लो कर देना। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेंट बोलते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं आगे एडवर्टाइजमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, विज्ञापन। तो देखिए, कोई भी कंपनी होती है, वो चाहे फूड रिलेटेड हो, चाहे स्टोरेज का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, वो अपने
जो उसका आइटम होता है वो जो फूड्स होते हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उनका एडवर्टाइज करती है। अब अगर एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट में भी कुछ मानक हैं, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग ही FSSAI उस मानकों उस विज्ञापन को विज्ञापन मानता है। क्या है वो डेफिनेशन जरा समझिए। एनी ऑडियो और वीडियो पिक्चर पब्लिसिटी, यानी कि विजुअल पब्लिसिटी, यानी कि चाहे वो ऑडियो पब्लिसिटी हो, चाहे वो पिक्चर की फॉर्मेशन में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेशन में हो, तो इस तरह की कोई भी पब्लिसिटी हमारी एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में आएगी। अब ऐसी पब्लिसिटी रिप्रेजेंटेशन मेड बाय यूजिंग, यानी कि इन पब्लिसिटीज को किस तरह से बनाया गया होगा, लाइट के यूज से, साउंड के यूज से, स्मोक गैस से, प्रिंट से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, या वेबसाइट या इंटरनेट का यूज करके, थ्रू एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस, इस तरह से किसी का भी इस्तेमाल करके इन एडवर्टाइजमेंट्स को बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पोस्टर्स वगैरह लगाना, ऐड दिलाना, कोई ऐड आता है ना टीवी वगैरह पे, तो उन सारी एडवर्टाइजमेंट को एक मानक के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो वो सारे मानक कौन प्रोवाइड करता है? FSSAI। अगला है क्लेम। तो चलिए आज के लिए डेफिनेशन पे क्लेम पे ही एंड करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन कल से यहां से शुरू करेंगे। तो क्लेम क्या है? एनी रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट्स, सजेस्ट्स और implies that a food has particular quality relating to its origin, nutrients, nature, processing and composition। यानी कि अगर आप क्लेम करते हो कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, और ये सारे जो उसका नेचर कैसा है, उसका ओरिजिन कैसा है, उसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, कॉम्पोजिशन क्या है उसका, ये सारी चीजों को आपको उस प्रोडक्ट पे लिखना भी पड़ेगा। तो इन सब को क्या बोला जाता है? क्लेम। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी ये क्लेम करती है। तो चलिए आज के लिए डेफिनेशंस को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को ही लेकर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, ताकि आपको पूरा डिटेल में ना पढ़ना पड़े और आप एक अच्छा नोट्स अपना प्रिपेयर कर सको। थैंक यू।